प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई ने तबले जंग बजा दिया, मुज़ाकरात खत्म, टकराव शुरू, अदलिया के लिए तहरीक चलाने का ऐलान, गंडापुर के इनकलाबी बयान की बानी पीटीआई ने हिमायत कर दी, नवाज शरीफ के साथ भी हाथ किया गया, खान ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया, 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक पहुंचने का पैगाम। इसके अलावा बात करेंगे आईनी तरमीम से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट को जाली पार्लियामेंट करार दे दिया। जाली पार्लियामेंट से तरमीम कराना ज्यादती है, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर बयान बदल लिया। गंडापुर ने मौलाना पर अमरीकी हिमायत से पीटीआई हुकूमत गिराने का इल्जाम लगा दिया, मौलाना की जानिब से बयान बचकाना करार। बिलावल ने आईनी तरमीम के लिए कोशिशें तेज कर दी, क्या मौलाना आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे? इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजेस की लड़ाई बढ़ गई, नए खत ने नया मसला बना दिया। 63A मुकदमे के बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर का बैठने से इनकार, मामले पर खत लिख दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का इकदाम गलत करार दे दिया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर भी फैसला सुना दिया, इलेक्शन कमीशन को रिलीफ, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। और इसके अलावा बात करेंगे बिलावल ने कहा है कि मैं 2022 में बतौर वजीर खारजा $400 मिलियन की इमदाद लाया था बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए, वो इमदाद उनको दी नहीं गई। ये क्या बयान है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन के लिए सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार काशिफ बासी साहब, और उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ बासी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम। काशिफ बासी साहब, आपको जब भी हमने प्रोग्राम में लेना होता है एक एक्साइटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि आपकी जो ये क्रिस्प किस्म के एनालिसिस होता है और जिस तरह की आपकी डिस्कशन होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं, बहुत क्लैरिटी मिलती है। सो आई पर्सनली लाइक, और आई एम श्योर क्लास साहब भी एंजॉय करते हैं। भाई साहब इतनी तारीफ रबिया ने मेरी कभी नहीं की, लाइव नहीं की जितनी आपकी कर दी, और मेरे मुंह पे कर दी है। देख लें आप कितने पॉपुलर है हमारे। जी सर, लेकिन सर मतलब दैट्स वेरी काइंड ऑफ, मैं वही मेन इट सर, बहुत शुक्रिया होंगे, वही मेन इट सर, आपका ना हमारे लिए बड़ा इट्स ए प्रिविलेज। जी अच्छा काशिफ भाई साहब जी, अच्छा ये बताइए कि ये जो सैटरडे का प्रोटेस्ट था पीटीआई का, इसको अगर थोड़ा सा देख लें इस तरीके से कि ये प्रोटेस्ट जो था वो हमने देखा है कि एक ऐसे जलसे के बाद था जिसके कोई इतने खातिर खा नताइज नहीं थे, बल्कि उसके बाद बहुत सारी जो एक स्पेकुलेशन ये थी कि शायद नहीं कर पाई पीटीआई उस तरह का पावर शो, और नहीं कर पा रही पीटीआई इस तरह की मोबिलाइजेशन जो वो चाह रही है। तो इस प्रोटेस्ट ने इस ओपिनियन को बदला है, या ये कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, सक्सेसफुल और नॉट? देखिए, प्रोटेस्ट कभी भी नंबर से आप ये नहीं कर सकते कि उस वक्त नंबर क्या है, क्योंकि प्रोटेस्ट का जो तरीका है वो जलसे के तरीके से बड़ा मुख्तलिफ होता है। जलसे में आप एक स्टेज लगाते हैं, आपकी लीडरशिप खड़ी होती है, लोगों को आप बुलाते हैं, लोगों को तकरीरें सुनाते हैं, अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रखते हैं, और हम नंबर गिनते हैं कि कितने लोग आए थे। जब एहतजाज होता है ना जी, एहतजाज में नंबर्स नहीं होते, उसमें रैलीज होती हैं, गाड़ियां अगर होंगी तो थोड़ी गाड़ियां भी बड़ी लगती हैं, लेकिन रैली करने का बुनियादी मकसद होता है हुकूमत आपको रोके, आंसू गैस चले, सड़कों के ऊपर दंगा फसाद हो। और अब कोई भी पार्टी जो ये करना चाहती है उसका मकसद होता है ऑप्टिक्स जितनी भी है, यानी वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट करें कि जैसे वो मजलूम है और एक जालिम हुकूमत, एक फैसिस्ट हुकूमत उनको रोकने की कोशिश करे। तो ये बुनियादी फर्क होता है एक एहतजाजी तहरीक में या एहतजाजी कॉल में और एक जलसे की कॉल में फर्क होता है। लेकिन मैं एक चीज और भी, लेकिन आपने कहा ना जलसे के नंबर, मैं उस वक्त नंबर देखूंगा, और जाहिर हम देखते हैं नंबर्स को, जब आप उसको किसी को खुला हाथ दें, उसको फ्री हैंड तो दें कि वो जलसा कर सके, एक अच्छी जगह पे अपनी जगह हो, चाहे लियाकत बाग हो, खुला छोड़े और कहें आए जलसा करें। फिर कमेंटेटर्स को ये करना चाहिए कि उसको देखें कि क्या ये जलसा बड़ा था, छोटा था, दरमियाना था। जब हुकूमत सब कुछ ही रोकने पे आती है और आपको देती भी जगह शहर से बाहर किया, तो जरा मुश्किल हो जाता है उस जलसे को जज करना। नंबर तो नहीं था काशिफ, लेकिन अगर ये इम्पैक्ट वाइज अगर इसको देखें और थोड़ा सा अगर मूव फॉरवर्ड करें और बात करें गंडापुर की, अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से जिस टाइम पे वो वापस गए और उन्होंने वापसी का ऐलान किया, और फिर वहां जाके उन्होंने ये बयान दे दिया कि ये एक गोली अगर मारेंगे तो हम 10 गोलियों से जवाब देंगे। अब ये क्या स्ट्रैटेजी है? आपको लग रहा है कि ही मीन्स व्हाट ही इज सेइंग? देखिए जी, आई कांट इमेजिन कि वो
ये इसको ही मीन्स इट ऑल्सो, मुझे नहीं लगता ही मीन्स इट। लेकिन आप सोचे कितना खतरनाक बयान है ये कि तुम एक गोली मारोगे हम 10 मारेंगे। सिर्फ ये नहीं है, अगर आप इस बयान में देखें उन्होंने कहा कबायली जिरगे करो, उनको कहो आज हमारी बारी है कल तुम्हारी बारी होगी। उन जिरगों को लेकर और फिर लोगों को आप लेकर पंजाब की तरफ जाएंगे। यानी आप एक सूबे के पुलिस और अवाम को दूसरे सूबे की तरफ लेकर जा रहे हैं इस सोच के साथ कि अगर खुदा न खास्ता गोली चलेगी तो हम बहुत गोलियां चलाएंगे। ये सिविल वॉर है, दिस इज एन आर्म्ड स्ट्रगल। सियासी जमातें पॉलिटिकल स्ट्रगल किया करती, कई दफा बहुत लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है। नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल स्ट्रगल 27 साल की थी, वो जेल में रहा 27 साल, लेकिन वो स्ट्रगल चलती रहती है। पॉलिटिकल स्ट्रगल के खदोखाली मुख्तलिफ होते हैं। ये आम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, ये तो सिविल वॉर की बात कर रहे हैं। मुझे तो खौफ आता है ऐसे किसी मंजर को सोच के कि एक तरफ से केपी के लोग आ रहे होंगे जो कि हमें पता है कि वो बंदूक उठाना उनके लिए मसला नहीं है, वो पंजाब आएंगे, पंजाब में पुलिस उनके ऊपर आंसू गैस चलाएगी या बंदूक से फर्ज को फायर करेगी। क्या आप सोच सकते हैं कितने खतरनाक मनाजिर होंगे? मुझे तो हौल उठता है ये सोच करके क्या होगा। काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया सर। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और मैंने बड़े अरसे बाद आपको इतना मैंने वरीड देखा है, परेशान देखा है। आपने अपने बच्चों को भी मिसाल दी कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो ये खान साहब जैसे आपने भी ये बात की कि ये जो जद्दोजहद है पॉलिटिकल से ज़्यादा आर्म्ड स्ट्रगल होती जा रही है। गॉड फॉर बिड्स, मुझे नहीं पता कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ अगर जो ट्रेजिडी हुई थी उसके बाद हमने देखा उनके बच्चों ने भी इसी तरीके से उन्होंने हथियार उठा लिए थे और उन्होंने भी एक मुसल्लह जद्दोजहद उन्होंने शुरू कर दी थी। और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ नाउ इट्स ए हिस्ट्री। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और उनकी नुसरत भुट्टो साहबा ने अपने भाइयों से या अपने बच्चों से उन्होंने एक सेपरेट रूट लिया, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल रखी और अल्टीमेटली वो 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, पावर में भी हैं। अब क्या समझते हैं गंडापुर साहब और बाकी लोग जो हैं, खान साहब उनको थपकी भी दे रहे हैं, तो ये मुर्तज़ा भुट्टो वाली स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं क्योंकि हमारा कप्तान हमारा वज़ीर आज़म जेल में है तो फिर उसके बाद उनको छुड़वाने के लिए वी विल गो टू ऑल एक्सटेंट। तो उसी तरह के मिलते जुलते हालात हैं या आपको लगता है कि मुख्तलिफ बात है ये? राउत साहब, आप जो अगर आपको जुल्फ़िकार याद हो, जी मैं उसी की बात पढ़ा होगा बिल्कुल, वो मुझे उम्मीद है कि हम उस तरफ एक सियासी जमात पाकिस्तान में उस तरफ नहीं जाएगी। आपको याद हो जहाज भी अगवा हुए थे जी हाँ, और बड़े आम पकड़े जाते थे उस वक्त। और मैं तो जाती तौर पे जो कि मेरी फैमिली उस वक्त सारी की सारी पॉलिटिकल थी और पीपल्स पार्टी में थी। अच्छा, मैं तो बहुत सी चीजें उस वक्त सुना करता था और बाद में तो बहुत स्टोरियां सुनी मैंने। तो मुझे उम्मीद है देखिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता उधर जाएंगे, लेकिन इस तरह के बयान देने का फायदा क्या है? मुझे तो इस बयान के भी फायदा नजर नहीं आ रहा है कि आप एक तो हुकूमत को मवाद दे रहे हैं कि हुकूमत ने अगर आप पर पाबंदी लगानी है, इस बयान की बुनियाद पर आप पर पाबंदी लगा दी, वो कहें देखें ये तो सिविल वॉर कराने की बात करते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई सियासी जमात, खासकर इतनी मकबूल सियासी जमात, एक तो होता है वो सब जमात गैर मकबूल तो उसके पास स्टेटस को बदलने के लिए उसने बंदूक उठानी। इतनी मकबूल सियासी जमात है, लीडर अंदर है लेकिन लीडर बाहर भी आएगा। आई कांट इमेजिन कि उनके पास इसके अलावा रास्ता नहीं। बहुत रास्ते, पॉलिटिकल स्ट्रगल एक बहुत कामयाब रास्ता है, दुनिया में पॉलिटिकल स्ट्रगल कामयाब हुई, थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता, लेकिन आम स्ट्रगल जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो, लेकिन उसका नुकसान बहुत होता है। वेरी ट्रू। अच्छा, आप उस दिन मौजूद थे जो मौलाना फजल रहमान साहब की मशहूर ज़माना बैठक हुई है सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने मेरा ख्याल मंजूर पश्तीन का हवाला दे रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मेरे पास वो कंसल्टेशन के लिए आए थे, मशवरा करने जो हमने जिरगा करना है और हम शायद कोई बहुत बड़े कोई स्वीपिंग कोई स्टेप्स लेने वाले हैं। आप उस वक्त मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जनाब कि मैंने उनको समझाया था, रोहिंग्या के मुसलमानों की मिसाल दी थी, वो भी मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको भी कहा था कि फेडरेशन के अंदर रहते हुए बेहतर है अपने हकूक़ की आवाज़ उठाई जाए। फेडरेशन से अलहदा होकर आप कोई काम करेंगे तो रियासत आपको कुचल कर रख देगी। और उन्होंने कहा जनाब वही कुछ हुआ वहाँ पर। और उस नौजवान को भी मैंने यही मशवरा दिया था कि विद इन पाकिस्तान रहते हुए अपने जो बात आप भी कह रहे हैं कि अपने पॉलिटिकल ये उनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन अगर आपने कोई और रूट लिया तो रियासत तो इंतज़ार कर लिया है कि जनाब आप इस तरह की चीज़ करें और वही कुछ हो जो रोहिंग्या वालों में हुआ। ये मौलाना फजल रहमान साहब वाली बात याद होगी आपको, उन्होंने रेफरेंस दिया था सर। ये बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने रोहिंग्या के मुसलमानों को कहा कि आपका जो एरिया है उसके मुसलमान शायद आपके साथ रहें,
लेकिन बाकी के मुसलमान आपके साथ नहीं होंगे जिनका ये एजेंडा नहीं, और आप आइसोलेट भी हो जाएंगे। और यही कहा उन्होंने, कहा कि मैंने मशवरा दिया कि मैं हूं, असलम यार वली से बातचीत करो, किसी और से बात कर लो, लेकिन मशवरा करो और रास्ता निकालो। और रास्ता निकला। उन्होंने, आपको याद है, बताया था कि मंजूर पश्तीन ने अपना बयान बदला, उन्होंने कहा हम मुशावरत कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है। देखिए, एक सियासतदान जिसने नस्लों की सियासत देखी है, उन्होंने एक और चीज भी कही। उन्होंने कहा, आपको नहीं कही लेकिन उन्होंने बात कही है कि सियासतदान भुट्टो साहब इसलिए इतनी मुश्किल में पड़ गए कि आइसोलेट हो गए। सियासतदान जब आइसोलेट हो जाता है, आप देखें हर सियासतदान ने मुश्किल वक्त में अलायंसेस बनाए, एमआरडी बना, पीपल्स पार्टी भी उसके बाद एमआरडी के साथ बातचीत हुई, आपको याद होगा जी 80 में, 83 हटाने के लिए 83 में एआरडी बना। अलायंसेस बनते हैं, सियासी जमातें इसीलिए अलायंसेस बनाती है ताकि अकेली ना रह जाए। अगर आप आइसोलेट हो जाएं तो आपको एलिमिनेट करना आसान हो जाता है कुव्वतों का। ये भी ख्याल है मौलाना साहब का। तो मसला ये कि वो आइसोलेट ना हो तरीके साहब। आप जब मौलाना से बात करें, आज देखिए मौलाना ने भी कह दिया ना कि बचगाना बयान है। आप अचक के पास जाएंगे, शायद वो भी डिसोन करेंगे, आप दूसरों के पास जाएंगे, वो भी डिसोन करेंगे इस बयान को। तो क्या तरीके इंसाफ इन सब एलाइज को पीछे छोड़ के अकेले चलना चाहती है कि हम उठा लें? कि आपको, मेरी राय है, मैं अपने शो में पहले भी कह चुका हूँ, आपसे पूछ लेते हैं, आपकी राय ले लेते हैं कि आपको अपने वज़ीर आला को बचाना चाहिए। आपके पास अगर फेयर ब्रांड और भी हैं, उनसे ये बातें कहलवानी भी हैं, ज़रूरी हैं, खुदा ना खासा ज़रूरी हैं। अगर कम से कम सूबे का एक वज़ीर आला जो है, आपकी पार्टी है, हुकूमत है, वसाइल हैं, बहुत कुछ वहाँ से आप करते कराते हैं, उसको आपने फ्रंट पे कर दिया। जो आपका लास्ट कार्ड होना चाहिए था, आपने उसको पहले कर दिया और उससे बयान दिलवाए जा रहे हैं और मुसलसल दिलवाए जा रहे हैं। आपके मुखालफिन कह रहे हैं जनाब आपको ये लाशें चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं जी गोली चलेगी तो हम 10 गोलियां मारेंगे। सो आपको लगता है कि इस वक्त ये लाशें चाहिए? ये उनके नाकदीन दो चार कह भी रहे, मैं टीवी प्रोग्राम भी देख रहा था, वो कहते हैं अब इस वक्त ये पीटीआई जो है वो तो लाशों की उसमें तलाश में, और हुकूमत जो है वो रेस्ट्रेंट कर रही है, गोलियां नहीं चला रही, वो पुलिस वालों को गन्ने नहीं दे रही ताकि कोई क्लैश ना हो जाए। मेरा नहीं ख्याल है रऊफ साहब इतनी मकबूल सियासी जमात को जल्दी होगी, इतनी जल्दी होगी कि वो लाशें लेने के भी तैयार हो जाएंगे। मैंने फिर आपसे कहा कि अगर आप 2014 के धरने पे चले जाएं, उस वक्त तरीके साहब मकबूल थी पर इतनी मकबूल नहीं थी। उस वक्त अगर आप मुझे कहते हैं कि लाशें चाहिए या इस तरह का कुछ हो, तो समझ आता है कि चीजें बदलनी है, हुकूमत गिरानी है, कुछ इस तरह का हो। इतनी मकबूल सियासी जमातों को लाशों की जरूरत नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन ने इस सियासी जमात और इस मुल्क के तमाम ताकतवर लोगों को पैगाम क्या दिया। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के इस जमात को वोट डाला है। जीटी रोड किसका था रऊफ साहब? मियां नवाज शरीफ का था। जीटी रोड से वाइप आउट कर दिया नवाज शरीफ। ये इतनी सियासी कामयाबी के बाद आपको लाशें क्यों चाहिए? आपको सियासी कामयाबी चाहिए। लेकिन डेस्परेशन तो मौजूद है। आप इनके बयानात देखिए, और देखिए पहले भी पीटीआई के ऊपर यही बात होती थी कि 2 तरह की ओपिनियन, 2 तरह की सोच पीटीआई के अंदर मौजूद है, एक जारहाना और एक मसालियती। अभी भी यही नजर आ रहा है कि कुछ लीडर्स हैं जो इस तरह की बात नहीं कर रहे, बट सर्टेन लीडर्स जो कि बार बार एग्रेसिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं तो क्लैश ऑफ ओपिनियन अभी भी है। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक कर सकता हूं इस बात पर कि शायद ये पॉलिसी हो, और ये पॉलिसी टॉप से शायद आ रही हो। मतलब मेरे पास ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन हो सकता है इसकी एंडोर्समेंट मिले इमरान खान साहब की जानिब से। उन्होंने तो कहा है आज, उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने एंडोर्स किया है आज, जो बात आप करेंगे उन्होंने आज किया है। उन्होंने कहा कि ये गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा है मैं उनकी बात की हिमायत करता हूँ, वो ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पॉलिसी की बैकिंग पॉलिटिकल टॉप से मौजूद है। तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक पॉलिटिकल, शायद वक्त ज्यादा लग जाए। मुझे लगता है कि वो डेस्परेशन वाली बात आपकी ठीक है कि ये डेस्परेट हो गए, और हालांकि डेस्परेट होना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिस वजह से इनको डेस्परेट होने की जरूरत हो। वक्त ही है, वक्त निकाल लेते हैं लोग। आई बी सरप्राइज कि अगर ये ज्यादा डेस्परेट हो जाए। अच्छा, एक और हम इसमें देख रहे हैं कि खान साहब जो है, जो भी पार्टी के अंदर कोई थोड़ी सी कोई सुलह सफाई की बात करे, थोड़ी सी सॉफ्ट अप्रोच की बात करे, जो थोड़ी सी मतलब डिसेंट बात करे, खान साहब कहते हैं बुज़दिल है,
वो आज आप अपने प्रोग्राम में आप भी पूछ रहे थे रऊफ हसन साहब से कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। अब बैरिस्टर गौहर आपने अगर उनको चेयरमैन बना भी दिया है, अब अगर मैं होता सपोजली खान साहब जगह बना, तो मैं तो 6 महीने चुप रहता कि गौहर साहब को आगे करें, डिसेंट आदमी, पढ़े लिखे लगते हैं और बड़ा अच्छा इनका एक व्यू है, तो ये ज़रा थोड़ा सा मामला को हैंडल करें, ठीक करें। तो लगता नहीं है आपको कि खान साहब जो हैं वो तो उनको गुरीला को चाहिए जिसने 6 महीने पहाड़ों पर गुजारे हों, दरियाओं में, जंगलों में, जोटू कराटे सीखा हो, लड़ाई मार कुटाई, उससे कम का तो क्राइटेरिया वो नहीं मानते। गौहर साहब आज उनके नजदीक बुज़दिल हो गए बिकॉज ही हैपेंस टू बी अ डिसेंट मैन। देखिए रऊफ साहब, मैं आज यही बात रऊफ हसन साहब से कह रहा था ब्रेक में। जी मैं कहा जब मशीन में जिस चीज का गोश्त डालेंगे वैसे ही कीमा निकलेगा। ट्रू। अब आपने एक शरीफ पढ़े लिखे एक वकील को लगा दिया पार्टी चेयरमैन। आप इसलिए उसको लगाया आपने कि कोई पार्टी लेकर शायद मेरी ना भाग जाए। मुझे तो और कोई वजह समझ नहीं आती। पुराने वर्कर्स मौजूद थे, बहुत पुराने केपी के बहुत से स्टॉलवर्ट्स मौजूद थे जिनको पार्टी सरबराह, पार्टी चेयरमैन बनाया जा सकता था। मुझे लगता है आप भी उतना ही हैरान हुए होंगे बैरिस्टर गौहर का नाम सुनकर जितना मैं हुआ था। यस, मैं सुन रहा था आपका सवाल। बैरिस्टर साहब तो पार्टी का हिस्सा भी नहीं थे। मेरा तो ख्याल था वो लीगल टीम थी। तो अगर उन्होंने लगाया था तो ये सोच कर लगाया था कि एक शरीफ कमजोर आदमी है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे। तो वो अभी भी वही शरीफ और कमजोर आदमी क्या चाहते हैं इमरान खान साहब, वो क्या करेंगे? सडनली वो सुबह शेर का कीमा खा के बाहर तलवारें लेकर निकल जाया करें और लोग काटने शुरू कर दें। वो ये बैरिस्टर गौहर की तबीयत ही नहीं है। जिस दिन बैरिस्टर गौहर पर ये FIR हुई कि उन्होंने पुलिस वाले से उसकी जैकेट छीनी थी, यकीन वाले मैं हंस रहा था अपने प्रोग्राम पे। मैंने कहा बाकी FIR हुई तो समझ आती है, अली अमीन ने ये कर दिया, शेख वकास ने ये कर दिया, किसी का पिस्तौल कनपट्टी पे रख दिया, किसी पुलिस वाले को गिरा दिया। मैं कहा यार बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर तो खुदा का खौफ करना था, वो तो बेचारा मक्खी नहीं मार सकता। तो अब आप जब उनकी रेपुटेशन ये हो, आपको कैसे लगेगा कि वो सडनली तो ऐसा हेरोइक काम कर जाएंगे? दैट्स हिज पर्सनालिटी। मुझे ये लगता है कि वो उस वक्त के लिए ठीक थे। अब खान साहब को अग्रेशन चाहिए और मुझे लगता है कि अनकरीब पार्टी चेयरमैन शायद बदल। अच्छा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा ऐड करूं सर। मेरी खबर ये थी कि पहले अली जफ़र साहब को चेयरमैन बना रहे थे, वो भी अनदर काइंड ऑफ वो बैरिस्टर गौहर हैं, वो भी जेंटलमैन आदमी है, शरीफ आदमी है, ख़ानदानी आदमी है। तो बैरिस्टर ये जो अली जफ़र साहब है, उनकी फैमिली ने उनको अपोज किया था कि भाई साहब आप मेहरबानी फरमाएं, बस जितना कर रहे हैं इतना काफ़ी है, आप अपनी बली ना चढ़ाएं। तो उनको फैमिली के अंदर से रेजिस्टेंस आई और उसके बाद उन्होंने इनकार किया, तो फिर उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन बनाया। ये बड़ी मैं कंफर्म खबर आपके साथ अगर शेयर करूँ। अगर खान साहब को गुरीले चाहिए, जंगजू चाहिए, तो फिर उसके बाद तो ये हो गए, ये बैरिस्टर गौहर साहब हूँ या अली जफ़र साहब हूँ, ये तो क्राइटेरिया पूरा ही नहीं करते। फिर खान साहब इनको क्यों, मतलब इनसे क्यों तवक्को कर बैठे थे कि ये आएंगे और जोटू कराटे करेंगे और उसके बाद मैदान जंग बन जाएगा? ये तो उनका मिजाज का पता है, तबीयत का पता है, वो तो इस तरह के बंदे ने दोनों नहीं है, ना अली जफ़र हैं तो ना बैरिस्टर गौहर है। फिर क्या सोच के खान साहब ने इनको लगाया था सर, ये लगा रहे थे? देखिए मेरे जहन में तो उस वक्त भी एक ही बात आई थी कि वो वक्त ऐसा था जब एस्टैब्लिशमेंट तमाम मुल्क की तहरीक इंसाफ को तोड़ने के दर पे थी। और ये बात आपको और हमें बार बार बताई जा रही थी कि वो तहरीक इंसाफ खत्म है, तहरीक इंसाफ टूट जाएगी, उसके लोग टूट जाएंगे। और एक शटल सर्विस थी, लोग जेल से निकलते थे, प्रेस क्लब आते थे, 9 मई की मजम्मत करते थे, पार्टी छोड़ने का ऐलान करते थे और घर चले जाते थे। ये एक माहौल आपने और हमने देखा था चंद हफ्ते। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था उस पर 9 MPO के मुकदमे करके उसको वापस जेल डाला गया। तो मकसद क्या था? मकसद पार्टी तोड़ना था, लोगों को इस हद तक मुश्किल में डालने के पार्टी टूटे। तो ये खान साहब को पता था कि तमाम तर कोशिश पार्टी तोड़ने की हो रही। तो ही वांटेड अ वीक आदमी, अ स्मार्ट आदमी लेकिन वीक आदमी, जो कि मेरी पार्टी को लेकर भाग ना जाए। इन अ वे आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी मैं समझ गया सर, आई गॉट योर पॉइंट। He didn't want somebody to hijack the party, कि कोई तगड़ा आदमी हो वो आखिर में कहीं खड़ा ही हो जाए। हालांकि मेरा ख्याल है कोई आदमी खान साहब जाके नहीं खड़ा हो सकता था। आई एग्री विद, जो पार्टी हाईजैक नहीं हो सकती थी। अब ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, एक और हम देख रहे हैं काशिफ, एक और चीज़ हम देख रहे हैं
कि खान साहब आहिस्ता आहिस्ता आज की लीडरशिप भी वो इरेलीवेंट हो गई। मैं बयानात कुछ पढ़ रहा था, पहले उन्हें आपको याद होगा उन्होंने कहा जनाब कि ये जो पार्टी है एटीएम के बगैर नहीं चल सकती, तरीन साहब और अलीम खान साहब और बला बला, तो वो एटीएम की साइड पे हो गए, पार्टी चलती रही। फिर लोगों ने कहा देखें चल रही है जनाब पैसे के बगैर। जब फिर कहा गया जनाब कि जब तक जहाँ पे इलेक्टेबल नहीं होंगे खान साहब की ये पावर में नहीं आएंगे, वो इलेक्टेबल से भी जान छूट गया। 8 फरवरी के बाद खान साहब ने जिसको ये खंबे को वोट दिया वो भी जीत गया। उसके बाद ये था कि पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है ये इनको वर्कर्स को निकाल कर लाएंगे और ये करेंगे। तो आज पता चला कि वर्कर के बगैर भी सारी इन लीडरशिप के बगैर भी उन्होंने हंगामे कर लिए, तोड़ फोड़ कर ली। आज मैं पढ़ रहा था उन्होंने जनाब लीडर छोड़ने आवाम खुद ही बाहर निकल आए। तो आज तो उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप भी मैनेज हो गई है सर। तो व्हाट नेक्स्ट, उन्होंने कहा आवाम अपने हाथ में खुद ले लें चीज़ें और आए वही बांग्लादेश मॉडल जो है। तो लगता है आपको खान साहब बांग्लादेश अब मॉडल की तरफ ले जाने के लिए सारी उनके एफर्ट्स हैं? अभी अगर आप अली अमीन साहब का बयान देखें और पिछले 24 घंटे में और इमरान खान साहब का बयान देखें तो लगता तो ऐसे ही है कि वो चाहते हैं कि अनरेस्ट हो। अगले चंद दिनों की स्ट्रैटेजी भी तकरीबन इसके करीब तर है। वैसे रऊफ साहब इससे पहले बराए मेहरबानी मौलाना साहब पे जरूर कमेंट करना चाहूंगा, ये मुझे याद कराइएगा। आ रहे थे आपसे सवाल करने थे मौलाना साहब वाले, लेकिन मैंने कहा पहले ये चैप्टर क्लोज कर लें, इसके बाद अगला सवाल उसी बात हो जाए। वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एनीवे उस पर आते हैं थोड़ी देर में। देखिए खान साहब, मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों की स्ट्रैटेजी भी यही है कि मल्टीपल शहरों में यानी 3 से 4 शहरों में इकट्ठा एहतजाज होगा और एहतजाज ऐसा ही होगा। चारों शहर कंटेनर लगा के बंद कर देंगी हुकूमतें और आंसू गैस चल रही होगी, मारधाड़ हो रही होगी, पुलिस एक तरफ होगी और प्रोटेस्टर्स दूसरी साइड पर। तो 4 अक्टूबर को डी चौक में कैसे होगा ये काशिफ? ये मारधाड़ होगी, इस्लामाबाद में मारधाड़ होगी, कुछ नहीं होगा। डी चौक में तो नहीं करने देंगे, लेकिन मारधाड़ होगी। फिर एक दिन पूरे जीटी रोड पर एहतजाज होगा, पूरा जीटी रोड बंद कर दिया जाएगा। तो अब ये उस तरफ एजिटेशन पॉलिटिक्स की तरफ एक्चुअली जा रहे हैं और ये पॉलिटिकल एजिटेशन है। मेरा ख्याल है कि वो फ्रस्ट्रेट भी होंगे, थोड़े डेस्परेट भी शायद हो, लेकिन उनको ये लग रहा है कि यार जितनी मैंने अच्छापन दिखाने की कोशिश कर ली, मैंने दिखा दिया कि उन्होंने मुझसे कहा एनओसी नहीं है, जलसा कैंसिल करो। इमरान खान ने जलसा कैंसिल कर दिया, मुलतवी कर दिया, नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है अब वो भी कह रहे हैं कि अब जमात मस्कल अंदर सड़कों पर ही होगी। मेरे को ब्रेक लेनी है इन्होंने, काशिफ ब्रेक लेनी है आपसे। मौलाना साहब वाले सवालात जो है ना सर, और भी बहुत कुछ रहते हैं अभी क्वेश्चन, मेरा ख्याल है ये रबिया ने ब्रेक लेनी है तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो ये ब्रेक ले लें आप, थोड़ा उसके बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए।